आदाब। एजाज अहमद एक और व्लॉग के साथ हाजिर है नाज़रीन। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और फिर नए सफ़ीर जो पाकिस्तान से जा रहे हैं रिजवान सईद, उनको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और क्या उनकी टॉप 10 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। और उसमें सिर्फ उनकी नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उन पे बात करेंगे। फिर मोदी शहबाज मुलाकात की कुछ खबरें चल रही हैं, उनकी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बड़ी खबर ना हो, कोई इंकशाफ ना हो, कोई स्कैंडल ना हो। और आपसे वादा कल बजट के हवाले से कुछ बात करेंगे। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। तो चलिए वीलॉग का आगाज़ कर लेते हैं। वीलॉग के आखिर में आपको नबील गबोल का के इंकशाफ से भी आगाह करेंगे और फिर जो जजिस खुल गए उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा चंद रोज़ पहले ये खबरें चली थी। जुमेरात को तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में ये इंकशाफ किया था, बल्कि जुम्मे को, कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर को तब्दील कर दिया गया है और वो फौरी तौर पर जो है वो रिजवान सईद जो दफ्तर खारजा में सीनियर अफसर हैं, उनके बारे में था कि वो उनको नामजद कर दिया गया है सफ़ीर। उनकी जाने में तकरीबन 2 बार लगेंगे, क्योंकि अग्रीमा जो है वो आना होता है, अग्रीमा भेज दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सफ़ीर का, वो भिजवा दिया गया है। अमेरिका से अग्रीमा आते ही वो जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर उनको यहाँ के कुछ उमूर निपटाने होंगे। फिर सदर वज़ीर से मुलाकातें होती हैं, कुछ हिदायत लेनी होती हैं, वो चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त एक समझिए कि एक पेचीदा मरहले में हैं। वो सफारती उमूर के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने उनको कुछ अरसे से डाउनग्रेड किया हुआ था, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया आ गई थी। और ये डाउनग्रेड जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें किया गया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश की 2021 में 2021 में जब असद मजीद तब्दील हुए, माफ़ कीजिएगा 2022 में असद मजीद तब्दील हुए, तो उसके बाद मसूद खान साहब को लगाया गया और वो क्यों नाकाम हुए, आगे चलकर थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक तो फ़ोन नहीं आया वाला मामला था। तो फिर इमरान खान ने एक सख्त बयान जारी किया कि जो बाइडन ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कौन सा फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये ताल्लुकात जो है वो रफ्ता रफ्ता कशीदगी की जानिब गए। जब इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई तो उससे पहले तहरीक अहमदाबाद के दौरान इमरान खान ने यहाँ इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के करीब परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए एक पेपर लहराया और ये कहा कि ये रजीम की साजिश है और अमेरिका से धमकियाँ और एक बैरून मुल्क से आई है धमकी आई है। फिर उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बैरून मुल्क कहते कहते अमेरिका का नाम लिया और उसके बाद कहा वो मेरी ज़बान फिसल गई, लेकिन वो लाइव नशर हुआ, वो जानबूझकर ज़बान फिसली। फिर उसके बाद कशीदगी पैदा हुई। फिर इमरान खान साहब ने अपने आप को अमेंड किया। वहाँ 2 लॉबियस्ट हायर किए हैं, डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी, उनमें उनकी बड़ी मकबूलियत है। पाकिस्तानी इमरान खान के कई साथी वहाँ मौजूद हैं। तो वो ये कोशिश करते रहे कि जो पीडीएम हुकूमत है उसके ताल्लुकात बहाल न हों। जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट आई, जो बारिशें आई 2022 वाली, उसके बाद पाकिस्तान की अमेरिका ने 2023 में, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी मदद की। और दोनों वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने काफ़ी दौरे किए, लेकिन अमेरिका की जानिब से कोई बड़ा दौरा नहीं है। यानी सदर बाइडन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन उनके सेक्रेटरी जो हैं खारजा, यानी उनके वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, वो भी पाकिस्तान नहीं आए। और उनके वज़ीर दिफा जो है वो एक मतलब आए थे, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं आए। फ़ौजी ताल्लुकात तो बहाल हो चुके हैं, लेकिन सफारती ताल्लुकात जो हैं वो अभी पेचीदगी के बदले में हैं कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो गई। और आज एक और वाक़या भी हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने भी जो है वो एक रिपोर्ट जो जारी की है, उसमें इमरान खान के हवाले से और फिर पीटीआई वर्कर्स के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। ये भी गैर मुनासिब बात है, क्योंकि
वहाँ भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर थोड़ा सा जो पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ जिम्मेदारान थे और उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वो वर्किंग ग्रुप जो है वो ये रिपोर्ट उसकी सामने आ गई। पीटीआई उस रिपोर्ट को उछाल रही है। मैंने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है लेकिन पढ़ने के बाद उसके ऊपर तबसरा करूँगा। एक दो रोज़ में इंशाल्लाह उस पर तबसरा करूँगा। लेकिन अब नए सफ़ीर जा रहे हैं, उस सफ़ीर के लिए क्या प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामला काफ़ी पेचीदा है। एक जानिब जो है भारत वो खराबी पैदा करता है। कबीला हैरिस का इंडियन कनेक्शन है, उनकी वालिदा मद्रास की हैं, उनको इस्तेमाल करता है। फिर भारत अपना उसको इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन जो कोशिशें हुकूमती सतह पर होनी चाहिए वो नहीं दिखती। हमने देखा कि जब निगरान हुकूमत आई तो वो कोशिशें जो थी वो उससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें बिलावल तकरीबन 3 या 4 दफ़ा अमेरिका गए। निगरान हुकूमत के दौर में फिर ये कमी आना शुरू हुई और अभी तक मौजूदा हुकूमत के क़याम को भी काफ़ी अर्सा हो गया। अब तो काफ़ी महीने हो गए, 3-4 महीने। फरवरी के बाद मार्च में हुकूमत कायम हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अमेरिका नहीं गए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वज़ीर ख़ारजा जो हों वो अमेरिका जाएँ। वहाँ चूँकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हुकूमतों का। वो एंटनी ब्लिंकन से मिले, वो यहाँ बैठे हमें आयात सुनाते हैं ट्विटर पर और बहुत एम्फेटिकली बहुत गुफ्तगू करते हैं। फिर चंद इक़दामात ऐसे हुए हैं पिछले दिनों। अमरीकी करारदाद जो आई वो करारदाद नवंबर से पड़ी हुई थी। मसूद खान साहब के कुछ चंद लोगों से मेरी बात हुई थी तो वो कहते हैं कि 7 नुकात इनकॉर्पोरेट हो गए थे पाकिस्तान के, मसूद खान साहब ने किए थे। 3 नहीं हुए थे, वो जो 3 असल में प्रॉब्लमेटिक थे। और लेकिन फिर उसके जवाब में बहुत ज़ोरदार अंदाज में इसहाक डार ने पार्लियामान में खड़े होकर कहा कौमी असम्बली में कि हम जवाबी करारदाद लाएंगे। फिर वो जवाबी करारदाद आ गई, पंजाब असम्बली में भी वो करारदाद मंजूर हो गई। तो इससे पेचीदगी ज़रा बढ़ गई है। अब नाज़रीन, मैंने बहुत सारे मैं चूँकि 33-34 साल से करता हूँ डिप्लोमेटिक इशूज़ को कवर करता हूँ और मैंने भी कुछ माहिरीन जो सफारतकारी के उमूर के माहिरीन हैं उनसे बात की। तो 10 प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं जो कहते हैं कि नए सफ़ीर को तरजीही बुनियादों पर करना होंगी। एक तो ये है कि सदर और वज़ीर आज़म और दीगर जो हुकूमती ज़ुमा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, जो आपको डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं और फिर वज़ीर तिजारत, इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट, फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का इन ताल्लुकात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमेशा होता है। उनके साथ सफ़ीर की डायरेक्ट कम्युनिकेशन डेली बेसिस पर होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए उन पर। जिस किस्म की एक्सेस जो है वो शहरी रहमान को, मलिया लोधी को, रुसैना खानी सबको हासिल थी, वो एक्सेस पाकिस्तानी सफ़ीर को नॉर्मली नहीं मिलती। वो एक्सेस होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर दारुल हुकूमतों में से एक है और वहाँ जो है वो पाकिस्तानी सफ़ीर को एक्सेस हो, डेली बेसिस पर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नंबर 2, मुख्तलिफ एमर्जिंग इशूज़ पर ताकि वो गाइडलाइंस हासिल कर सकें। नंबर 2 ये है कि सफ़ीर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहना होगा। तीसरी बात ये बल्कि नंबर 3 है। चौथा है कि सफ़ीर को वाइट हाउस में स्टेट डिपार्टमेंट, कांग्रेस, सेनेट अफगान और थिंक टैंक्स के साथ रवाबित बढ़ाना होंगे। अमरीकी पॉलिसी में थिंक टैंक्स का बड़ा रोल होता है। अमरीकी हुकूमत में भी और इंटरनेशनल पॉलिसी जो उनकी होती है और इंटरनेशनल जो उनके इक़दाम और एक्शन होते हैं, तो हमारे लोग थिंक टैंक्स पर बड़ी कम तवज्जो देते हैं। मसूद खान साहब ने बहुत ही कम तवज्जो दी है, मैंने जहाँ तक नोट किया। थिंक टैंक्स को बड़ा कैटर करना होगा। वाइट हाउस में नए सफ़ीर को अपने ज़ाती ताल्लुकात कायम करना होंगे। वाइट हाउस में ज़ाती ताल्लुकात का मतलब है कि जो भी सदर मुंतखब होगा उसके साथ तो जो ताल्लुक हो सकता है वो रखना होगा, लेकिन जो वाइट हाउस में बाअसर लोग होते हैं, मसलन सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होता है, प्रेस सेक्रेटरी या तर्जुमान होता है, उसके साथ उनके एडवाइज़र्स होते हैं, उनके साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है उनके साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ उनको ताल्लुकात रखना होंगे। इसी तरह डिफेंस के जो लोग हैं, अमेरिकी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है जिसको पेंटागन कहा जाता है, वहाँ सफ़ीर को ताल्लुकात रखना होंगे। फिर ये करना होगा कि इमेज पाकिस्तान का बेहतर करना होगा।
अदम एतमाद का जो मौजूदा सिलसिला है, दोनों दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के बारे में कुछ अदम एतमाद भी पाया जाता है, उसको बहुत कम करना होगा या ख़त्म करना होगा। फिर अरकान सेनेट और कांग्रेस से रवाबित बढ़ाना होंगे, और पाक अमेरिका ताल्लुकात की फुल स्केल बहाली जो है उस पर काम करना होगा नए सफ़ीर को। फिर अगला नुकता है नाज़रीन छठा, सफ़ीर को पाक अमेरिकन कम्युनिटी और डायस्पोरा के साथ राब्तों और मुलाकातों को न सिर्फ बढ़ाना होगा, बल्कि सफ़ीर को खुद इन शख्सियात और पाकिस्तानियों के लिए अपने आप को दस्तयाब भी रखना होगा, यानी उनकी रसाई खुद तक आसान बनाना होगी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं वो जब सफरा पहुँच जाते हैं तो वो नहीं करते हैं रसाई, पाकिस्तानी जो मिलने आते हैं उनसे वो मुलाकातें नहीं करते हैं, वो इसलिए हमने को मुलाकातें करा देते हैं या बाद बाहर से ही टाल दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि जो पाक अफ्रीकन कम्युनिटी है वो बड़ा रोल प्ले करती है, और बासर पाकिस्तानी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सातवां नुकता ये है कि बासर पाकिस्तानियों के ज़रिए वाइट हाउस, कैपिटल हिल, थिंक टैंक्स और बासर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उनसे रवाबित बढ़ाना होंगे। आठवां नुकता है, पाकिस्तानी कल्चर को मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों जैसे फूड फेस्टिवल है, फैशन शोज़ हैं, दस्तकारी और सनती नुमाइश है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, इनको अरेंज कराना होगा, इनकी तादाद बढ़ाना होगी, और उनमें अमेरिकन जो बाज़ अमेरिकन हैं उनको उनकी शराकत लाजमी है। इंडिया ये करता है, और इसीलिए जो है फिल्मों का एक्सचेंज इसमें समझिए ये भी करना होगा, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर जो है वो प्रेजेंस अमेरिका में शो कर सके। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, सजाद हैदर हैं रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर, वो करते रहते हैं। इसी तरह चाइना में खलील हाशमी साहब हैं, वो बहुत एक्टिव हैं इन हवालों से, और इसके हमेशा फ़वाइद सामने आते हैं। फिर डॉक्टर फैसल बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में बरतानिया में, उसका बड़ा अच्छा रद्दमल और मस्बत फीडबैक आया करता है। फिर नाज़रीन नवा नुकता यह है कि सफ़ीर को सियासी हालात समेत मुख्तलिफ फसाद से शुरू, जिनमें इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादियों जैसे मामला, अक़लियतों के साथ सलूक वगैरह, बासा अमरीकियों के साथ इंगेजमेंट को बढ़ाना होगा, और इन इशूज़ पर बढ़ाना होगा, और ख़ास कर सियासी बयानियाँ जो है वो किसी ताख़ीर के बगैर उसका जवाब देना होगा। अभी इस वक्त नाकामी ये रही है कि PTI का ऑन स्लॉट जो है वो बहुत बढ़ता रहा, और PTI एग्रेसिवली कैंपेन करती रही, उसको हुकूमत वक्त जो है वो अपने खिलाफ कैंपेन करा देती है, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना और सफारती मिशन जो हैं वो हर जगह उसको काउंटर करने में नाकाम रहे। ये बड़ी नाकामी है कि आप बयानिया जो है वो एक तो आपको जवाबी बयानिया बनाना पड़े, आपको शुरू से एग्रेसिवली उसको टेकअप करना चाहिए था, और वो बयानिया जो है, और यही एक वजह है, ये बड़ी नाकामी है मसूद खान साहब की, जिसकी वजह से उन्हें तब्दील किया गया और उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई तोसी नहीं की गई। हालांकि मीर अकरम साहब के कॉन्ट्रैक्ट में जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो उनकी 9 माह की तोसी दे दी गई है। वहाँ भी एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, लेकिन मुनीर अकरम साहब बहुत एक्टिव रहे हैं वहाँ, और बहुत कामयाबी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह 10वां और आखिरी नुकता यह है नाज़रीन कि सफ़ीर को कोई लॉबिंग फर्म हायर करना होगी। लॉबिंग फर्म अमेरिका में बड़ा रोल प्ले करती है। PTI ने 2 हायर किए, तो उसके नताइज देख लें कि जिस पार्टी ने उनके ऊपर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाया था, उस पार्टी के हक़ में अब जो है वो कांग्रेस से वोट आता है, और 486 मेंबरान जो हैं वो उसके हक़ में वोट करते हैं, जिसमें 187 जो हैं वो रिपब्लिकन के हैं, लेकिन 181 जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। फिर उसमें सियासी बयानियों के साथ साथ कश्मीर और दो तरफ़ा ताल्लुकात में आने वाले जो रखने हैं, कश्मीर पर बात करना होगी, भारत के जो हमारे खिलाफ लॉबिंग करता है उसको काउंटर करना होगा, लेकिन जो दीगर रखने आ जाते हैं उनका तदारुक भी करना होगा। नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनने का कि, और ये निचोड़ है उस गुफ्तगू का जो मैंने मुख्तलिफ माहिरीन के साथ की। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा अगली खबर की जानिब। वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में, यानी शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस में अस्ताना कज़ाकिस्तान में हो रही है 3 और 4 जुलाई को। वहाँ भारतीय वज़ीर आज़म की शिरकत अभी तक गैर मुतवक्किल है। वहाँ लगता है कि जयशंकर आएंगे भारतीय वज़ीर आज़म। बाद दोस्तों ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी थी कि शहबाज शरीफ और मोदी का रब्ता होगा, मुलाकात होगी, तो मैंने दफ्तर खारजा में चेक किया, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो रही।
बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने मुलाकात ना सीख की ना उसकी एफर्ट की, और कोई मुलाकात का प्रोग्राम भी नहीं है, और कोई मुलाकात फ़िलहाल दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनमें अगर कुछ पेशरफ और हौसला अफजा होती है तो फिर ही कोई मुलाकात दुनिया के किसी तीसरे दारुल हुकूमत में मुमकिन हो सकेगी। अस्ताना में कोई मुलाकात नहीं होने नाज़रीन। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा दो और खबरों की जानिब। एक तो आज अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें लगता यह है कि 5 जजेस ने ख़ास एक जहन बना लिया। जस्टिस अतर नल्ला साहब मुसलसल इस बात के लिए कोशा थे कि वो ये साबित किया जाए कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जानबूझकर जो है वो नाअहल किया और उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म की। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील कहीं कहीं कमज़ोर हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ऐसा लगता है कि और जस्टिस मुनीब अख्तर बड़े एक्टिव रहे आज की समात में भी, जस्टिस आयशा मलिक भी सारी समात में रहीं, और उनकी ये भी ये कोशिश थी कि सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर जो टिकर हमने देखे हैं कि उनके जो रिमार्क्स थे वो इसी डायरेक्शन में थे, जिससे ऐसा लगता था कि सारा मलबा जो है वो इलेक्शन कमीशन पर गिर रहा है। अब नाज़रीन असली और बड़ी खबर की जानिब आते हैं। नबील गबोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। एमके में भी गए थे, पीटीआई ने उनको बुलाया था लेकिन वो पीटीआई में नहीं गए थे। वो बड़े धड़ल्ले के आदमी हैं और टिका के बोलते, और बड़ा मैं उनको 15 साल से मेरी उनकी अच्छी दोस्त नाम है, हंसी मजाक भी है, उनको मैं जानता हूँ। मैंने कभी उनको गलत बयानी करते नहीं देखा। उन्होंने ये कहा है कि एक टीवी इंटरव्यू में ARY के साथ गालबन टीवी इंटरव्यू था उनका, उन्होंने इंकशाफ किया कि पीटीआई के सेंट्रल पंजाब के MNAs ने उन्हें खुद बताया, यानी पीटीआई के MNAs ने नबील गबूर को बताया, उनकी दोस्तियाँ उनसे बहुत कि उन्होंने पीटीआई MNAs ने सेंट्रल पंजाब के ROs को 5-5 करोड़ रुपए दिए, और ये रिजल्ट ये जो मौजूदा फॉर्म 45 वगैरह जिसको कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि फॉर्म 45 के MNA हमें। उसके बाद ये बयानियाँ बना के जी हमारी तो पता नहीं 187 सीटें थी कि 200 सीटें थी। और उन्होंने ये कहा नबील कबूल ने कि दूसरी पार्टीज़ के भी ऐसे ही होंगे। मैं मानता हूँ कि IQ को पॉपुलैरिटी वोट ज़रूर मिला है, ताहम ये पीटीआई MNA ने मुझे बताया। और फिर उन्होंने पूछा, मैंने बैगन वाले से पूछा कैसे जीते, तो उसने कहा फॉर्म 47 नहीं मिल रहा था तो पैसे दिए। जो आज फैज़याब हैं कल ज़ेर अताब होंगे, सब म्यूज़िकल चेयर के गिर्द घूम रहे हैं। नाज़रीन मेरा ख़्याल है मज़ीद इसके ऊपर कोई तबसरा राय मुनासिब नहीं है। नबील कबूल का इंकशाफ बड़ा इंकशाफ है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की जीत हुई है उसके तनाजुर में देखें तो इनकी बात में वज़न भी दिखाई देता है। बारह रगैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, ताहम नबील कबूल के इस इंकशाफ पर अगर पीटीआई गलत है तो उसको अदालत इनको ले जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।